गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की वर्क बुक का अध्याय नंबर 4 ऊष्मा पढ़ेंगे। देखिए, हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है आदि। पता करो तुम ऊष्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो। हम बहुत से कामों में ऊष्मा का उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने में करते हैं, कपड़े सुखाने में करते हैं। बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं। इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? ऊष्मा का सबसे सिर्फ एक ही स्रोत है, सूर्य। सूर्य से ही हमें ऊष्मा मिलती है, चाहे वो हमें किसी भी रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह हमें मिलती सूर्य से ही है। ठीक है, आगे चलिए। मान लो एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच डिग्री का अंतर है। फिर इन दो चिन्हों के बीच में डिग्री का अंतर है कि 100 और 101। इन दो चिन्हों के बीच में 20 छोटे भाग हैं। फिर एक छोटे भाग का माप क्या होगा? 1/20, 0.05, 0.05। जिस तापमापी से हम शरीर का ताप मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना माप सकते हैं? 42। और न्यूनतम कितना माप सकते हैं? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ताप हम डॉक्टरी थर्मामीटर से माप सकते हैं। क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो? नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। कुछ केसेस में यह अधिक भी हो सकता है और कुछ में यह कम भी हो सकता है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। अब आगे देखिए, अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी थर्मामीटर से मापो। देखिए, हम डॉक्टरी थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन इसने कहा है कि शरीर का तापमान इसे डिग्री सेल्सियस में चाहिए। इसने डिग्री सेल्सियस में लिखा है। हम उससे डिग्री सेल्सियस में नहीं मापते, उससे हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी 5 बच्चों के आप नाम लिख लीजिए। मैंने अपनी क्लास के 5 बच्चों के नाम लिखे हैं। आप किसी भी 5 बच्चों के नाम लिखिए और उनका टेम्परेचर नोट करके यहाँ पर लिख दीजिए। 98.6 जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा है तो 37 पॉइंट कुछ डाल के आप लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपकी क्लास का नहीं है। आप इसको फ़ारेनहाइट में लिखिए। जो टेम्परेचर है आप उसको सेल्सियस में मत लिखिए, उसको आप फ़ारेनहाइट में लिखिए। ठीक है, 2 स्केल्स हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस अलग स्केल है, फ़ारेनहाइट अलग स्केल है। जो हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर है घरों में या स्कूल में, जिससे हम शरीर का तापमान मापते हैं, वह जो है फ़ारेनहाइट में मापता है, वो सेल्सियस में तापमान नहीं मापता। उसके बाद मानव शरीर के अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम लिया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी हम यूज़ करते हैं। अपने स्कूल के प्रयोगशाला तापमापी को देखो और उसका चित्र बनाओ। ये चित्र मैंने यहाँ रफ सा ड्रॉ किया है। आप लोग भी ऐसे ही रफ सा चित्र ड्रॉ करेंगे। एक थर्मामीटर बनाएंगे। देखिए, एक थर्मामीटर बनाएंगे, उसमें -10 से लेकर 110 डिग्री तक का टेम्परेचर आप लोग दिखाएंगे। -10 से लेकर 110 डिग्री तक का टेम्परेचर वो माप सकता है, जो प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, हमने ये प्रयोगशाला तापमापी का चित्र बनाने की कोशिश की है। आप भी बनाइए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस तापमापी से मापे जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को बताइए। अधिकतम जो है 110 डिग्री सेल्सियस हम इससे माप सकते हैं, और न्यूनतम जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस इससे हम माप सकते हैं। अधिकतम 110 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम -10 डिग्री सेल्सियस तक हम। किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है? जो डॉक्टरी तापमापी है उसमें विभंग होता है, विभंग छोटा सा एक पॉइंट होता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें विभंग नहीं होता। कि उसे आप जैसे ही पानी से बाहर निकालेंगे प्रयोगशाला तापमापी को, उसमें से एकदम टेम्परेचर जो है कम या ज़्यादा होगा। उसकी जो रीडिंग है वो उसके अंदर रख कर ही मापनी पड़ती है। लेकिन जो डॉक्टरी टेम्परेचर है उसे आपने देखा होगा कि हम पहले झटकते हैं। जब हम ताप मापते हैं ना, तो हम झटकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, अगर उसमें पहले से ही ज़्यादा है तो। क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए हो सकता है? हाँ या नहीं? तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विभंग नहीं होता। जैसे ही हम उसे शरीर से मान लो हमने शरीर जीभ के नीचे उसे रख लिया, उसके बाद हमने उससे टेम्परेचर पढ़ लिया, जैसे ही हम उसे हटाएंगे उसका तापमान बदल जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें उसे शरीर से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही हम उसे
शरीर के पास से हटाएंगे प्रयोगशाला तापमापी में तापमान बदल जाएगा, इसीलिए हम उसका प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए नहीं कर सकते। जब हम ठंडे पानी और बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह हम गर्म पानी को छूते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। ऊष्मा जो है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है, इसलिए जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो ऊष्मा कहाँ से, बर्फ़ को छूएंगे, बर्फ़ ठंडी है और शरीर गर्म है, शरीर से बर्फ़ की ओर स्थानांतरित हो जाती है और हाथ हमें ठंडा प्रतीत होता है। जब हम गर्म पानी को छूते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण पानी से शरीर की ओर होता है और हाथ में गर्म प्रतीत होता है। चालन के अलावा भी ऊष्मा स्थानांतरण की दो और विधियां हैं, जैसे विकिरण और संवहन। चालन में जो है वस्तु का छूना ज़रूरी है उस चीज़, ठीक है। अब नीचे दी गई परिस्थितियों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तांबे की तार में। तांबे की तार को हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में लाते हैं मोमबत्ती वगैरह के, तो चालन से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जल में संवहन, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण, दूध को गर्म करने में संवहन, लोहे की छड़ को के एक सिरे को गर्म करने में चालन और अंगीठी का कमरा गर्म होने में विकिरण। अब आप इधर देखिए, ठोस जो है उसमें चालन होता है मोस्टली, द्रव जो है उसमें संवहन होता है और गैस जो है उसमें विकिरण होता है, ठीक है। विकिरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मोस्टली उन चीज़ों में विकिरण होता है जहाँ पे माध्यम नहीं होता। अब सूर्य से किरणें चली हैं तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो वहाँ पे विकिरण के द्वारा किरणें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं। द्रव में संवहन और विकिरण दोनों हो सकते हैं और ठोस में हमेशा चालन ही होता है, क्योंकि ठोस वस्तु तभी गर्म होगी जब वो बिल्कुल उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है। इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है? तांबे की तार और लोहे की छड़ में चालन द्वारा, जल और दूध को गर्म करने में संवहन द्वारा, सूर्य से पृथ्वी पर और अंगीठी से कमरा गर्म होने पर विकिरण के द्वारा ऊष्मा चलती है। अब ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करें, वहाँ से ऊष्मा सभी दिशाओं में आगे बढ़ जाती है। द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर अधिक क्यों जाती है? यही देखने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऊपर नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटाशियम परमैंगनेट के छोटे से रवे डालो, पानी के रंग कुछ समय तक फैलते देखो। रंग किस दिशा में फैलता है? रंग हमेशा ऊपर की दिशा में फैलता है। इस पानी को फेंक कर फिर ऊपर नली को आधा जल से भरो, पानी स्थिर हो जाए, इसमें पोटाशियम परमैंगनेट का छोटा रवा डालो। इस बार नीचे से रवे के हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो, रंग किस दिशा में फैलता है? फिर रंग जो है नीचे से ऊपर की दिशा में फैल रहा है। प्रयोग अ और प्रयोग ब में क्या अंतर है? कि प्रयोग अ में प्रक्रिया धीमी है, अपने आप हो रही है तो धीरे धीरे हो रही है, और प्रयोग ब में प्रक्रिया तेज है, क्योंकि मोमबत्ती से हम उसे गर्म कर रहे हैं, इसलिए तेजी से ऊपर की ओर जल फैलता है। पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की दिशा में धारा को देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला पानी जो गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। नीचे की ओर आने वाला पानी कैसा होगा? वो ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी का स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आता है, इसलिए नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा, ऊपर की ओर जाने वाला पानी जो है वो गर्म होगा। इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग के लिए पोटाशियम परमैंगनेट का उपयोग किया गया है। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखती नहीं हैं। किसी भी द्रव को गर्म करो, इस प्रकार की क्रिया होती है जिसे हम संवहन कहते हैं। तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और 5 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। चालक और कुचालक, तुम्हें पता है चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, कुचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब चालक सारी धातुएं हैं जो चालक हैं, सोना है, चांदी है, स्टील है, कॉपर है, आयरन है, लोहा है, एल्युमिनियम है। आप जिस भी धातु के बारे में जानते हैं उसे आप चालक में लिख सकते हैं। कुचालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक है, लकड़ी है, वायु है, जल है, रबड़ है, कांच है। इसमें से आप जिस चीज़ मोस्टली चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। एक कांच की मोटी छड़ और स्टील के गिलास पर कागज़ को लपेटो, ठीक है। कागज़ पूरी तरह लोहे को छू रहा है, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। क्या कागज़ जल जाता है? नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसे हमने स्टील के ऊपर लपेटा हुआ है। हम सिंपल कागज़ को नहीं जला रहे। सिंपल कागज़ लेंगे और मोमबत्ती के ऊपर रख देंगे, वो एकदम जल जाएगा। लेकिन हमने उसे स्टील के ऊपर लपेटा हुआ है, लोहे की मोटी छड़ के ऊपर लपेटा हुआ है, कागज़ तुरंत नहीं जलेगा। कापी के पन्ने को आधा काटो, उसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि जैसे इसने पकड़ा है उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर कागज़ के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो।
ठीक है, तुम क्या देखते हो? पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। क्या देखते हैं हम? पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। क्या पानी गर्म होता है? हाँ, पानी गर्म होता है। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं, कागज़ तुरंत नहीं जलता। वो कोई भी चीज़ तब तक नहीं जलती जब तक वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाती। जब तक कोई चीज़ अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचती वह नहीं जलती। उस कागज़ में पानी है, इसलिए वह अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए कागज़ तुरंत नहीं जलता। सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि चालन या संवहन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्यम है ही नहीं अधिकांश स्थानों पर, तो ऊष्मा का चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि चालन या संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकांश स्थान में माध्यम उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऊष्मा का चालन या संवहन नहीं हो पाता, इसलिए वो हम तक नहीं पहुंच पाती। विकिरण और चालन में क्या अंतर है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? नहीं, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक जीवन में विकिरण के उदाहरण बताओ। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करना पहला उदाहरण हो गया, अंगीठी से ऊष्मा प्राप्त करना दूसरा उदाहरण हो गया, हीटर से ऊष्मा प्राप्त करना तीसरा उदाहरण हो गया, माइक्रोवेव द्वारा किसी वस्तु को गर्म करना चौथा उदाहरण हो गया, एक्सरे मशीन द्वारा एक्सरे किरणों से जो एक्सरे किरणें हम तक पहुंचती हैं वो उसका विकिरण का उदाहरण है, वो भी एक विकिरण का उदाहरण है। हम अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, जो हल्के रंग हैं वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, और जो गहरे रंग हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसीलिए हल्के रंग के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सर्दियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं और हमारे शरीर को गर्मी पहुँचाते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस लिए गर्म रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है, और रेशों के बीच में वायु होती है जो ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए वो अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देती, ठंडी वायु को, इसीलिए हमें गर्म फील होता है। भाप के इंजन में ऊष्मा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। जब दो पिंडों का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। चांदी ऊष्मा की सुचालक है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनको पढ़ो। ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, ये ठीक है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं, ये भी ठीक है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, गलत है। बल्ब में देखिए, बल्ब में प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की और बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है, ये भी ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।